चलिए बातचीत करते हैं आज की कंपनी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जिसका नाम हो गया है REC लिमिटेड। कंपनी के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे पावर सेक्टर को और क्या कुछ वहाँ चल रहा है, REC की क्या प्लानिंग्स है, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर फाइनेंस अजय चौधरी जी हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। कहते हैं कि अगर किसी सेक्टर को अच्छे से समझना है तो उसके फाइनेंशियल से बात करनी चाहिए, बैंक से बात करिए, या पावर सेक्टर समझना है तो REC से, PFC से बात करिए। तो मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। आजकल पावर सेक्टर में बहुत धूम मची हुई है, तो पहला मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है सर कि क्या ऐसी चीज़ है जो पावर सेक्टर को इस तरह से ड्राइव कर रही है कि किसी भी कंपनी की तरफ आप देखिए, इवन इंक्लूडिंग कोल इंडिया, ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई। क्या चल क्या रहा पावर सेक्टर में? जी नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो में बुलाने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पावर सेक्टर में एक रियली एक बूम पीरियड चल रहा है। उसका मेन रीज़न है, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो डिमांड बहुत बढ़ रही है पावर सेक्टर में। जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, पावर सेक्टर क्योंकि बहुत इंट्रिकेटली लिंक्ड है इसके साथ, इकोनॉमी के साथ, तो जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगा तो पावर सेक्टर डेफिनेटली ग्रो करेगा। आप देखिए पीक पावर डिमांड जो कि 21-22 में 185 गीगावाट था, 22-23 में पीक पावर डिमांड वो बढ़ के हो गया 216 गीगावाट, और इस साल हम ऑलरेडी 244 गीगावाट टच कर चुके हैं। तो डिमांड में एक सस्टेन्ड ग्रोथ है। उसके साथ साथ एक एनर्जी ट्रांजिशन का जो गवर्नमेंट ने पुश दिया है कि हमें अब 500 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्सेज से लाना है 2030 तक, तो ये एक बहुत बड़ा पुश है। और उसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं, उसकी वजह से आज इन्वेस्टर्स को ये डर नहीं है कि उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले ये एक चिंता थी कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस समस्या का जो काफ़ी लार्ज एक्सटेंट तक हल ढूंढा गया है, उसकी वजह से काफ़ी निवेश आ रहा है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है पावर सेक्टर को एक ड्राइव कर रही हैं, और नेचुरली जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं वो इससे बेनिफिट हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और डिमांड तो अभी मतलब हम लोग जून में देखते थे, वो सितंबर में भी पीक डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह की बायंसी, और ये दिखाता है कि एक पैरामीटर ये भी होता है कि इकोनॉमी में तेज़ी का मतलब पावर कंजम्पशन है। पावर कंज्यूम हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ हो ही रही होंगी। अजय सर, ये बताइए, जो कि कन्वेंशनली हम लोग जानते हैं कि REC रूरल अर्बन इस तरह की फाइनेंसिंग है, लेकिन अब एक बड़ा चंक रिन्यू की तरफ आ गया। आपने जिक्र भी उसका किया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो रिन्यू वाला हिस्सा है उसमें ट्रांसमिशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जनरेशन भी है। REC का क्या रोल है उसमें, कहाँ कहाँ पे आप लोग हैं? REC तो पावर सेक्टर में सब जगह पर ही है। अब चूंकि रिन्यूएबल का एनर्जी का, नॉन फॉसिल फ्यूल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, सोलर है, विंड है, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो स्टोरेज सोल्यूशन में आया है, और जो नई टेक्नोलॉजी अभी उभर के आ रही है हाइड्रोजन, तो इन सब में हमारा रोल रहेगा। और प्लस ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो कन्वेंशनल वो है ही है। हाँ, इसमें क्योंकि रिन्यूअल में खास एक वो रहता है, इंटरमिटेंसी रहता है, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ भी हमारा रोल रहेगा। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, जो थर्मल जनरेशन है, वहाँ तो वो तो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं। तो ये जो रिन्यूअल का स्पेस है ये ज़्यादा किया है। इसके अलावा जो हमने अभी नया लास्ट ईयर से शुरू किया है, नॉन पावर इंफ्रा में भी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो वहाँ भी जो रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग उसमें जा रहे हैं। तो अजय सर, ये जो नॉन पावर इंफ्रा में आप लोग जा रहे हैं, इसमें तो फिर बहुत सारी सरकारी कंपनियां आ चुकी हैं जी। तो ये क्या स्ट्रेटजिक प्लान है गवर्नमेंट का, या आप लोगों का, कि चूंकि इतना बड़ा 10-15 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट किए गए तो क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए? हमारा काम ही लोन देना, तो किसी को भी दें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि गवर्नमेंट का एक पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पर बहुत स्कोप है। एक दूसरा कारण ये भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमने जानकर इसको क्योंकि पुश करना है, तो हमारे जो मार्जिन्स है वो थोड़े कम है, तो उसको ये इंफ्रा, नॉन पावर इंफ्रा जो है वो थोड़ा कॉम्पनसेट करते हैं। तो इसलिए वो भी एक कारण है यहाँ पर जाने का। सर, अभी मुझे आप ये बताइए कि आपका जो कन्वेंशनल वाला है और जो रिन्यू वाला है, ये बुक जो आपकी है उसमें कैसे डिवाइड हो रही है,
और आगे आप जो 2030 की जिक्र कर रहे हैं तो उसमें क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, दोनों का अलग अलग बताइएगा। जी, सो अभी जो हमारा कन्वेंशनल जनरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन वगैरह है, ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बुक्स में, पोर्टफोलियो में। अगर देखा जाए, रिन्यूएबल जो नॉन फॉसिल पावर है वो भी सिर्फ 7% है, 30,000 करोड़ के करीब है। इसको हम अभी बढ़ाना चाह रहे हैं, और चूंकि इसमें बहुत निवेश आ रहा है तो हम ये चाह रहे हैं कि इसमें रोल बढ़े। तो हम इसको 2030 तक 30% ले जाना चाहते हैं। 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि आज जो हमारी 4.5 लाख करोड़ की बुक है वो जाके 10 लाख करोड़ पे पहुंच जाए। तो उसमें 3 लाख करोड़ का हमारा शेयर होना चाहिए रिन्यूएबल से। और जो नॉन पावर इंफ्रा है वो हमने सैंक्शन तो बहुत किया, करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी डिस्बर्समेंट होगा क्योंकि उसमें समय लगता है, डॉक्यूमेंट होता है, सिक्योरिटी क्रिएशन, सब कुछ में। तो अभी हमारा जो उसमें करीब 5-6 हज़ार करोड़ का ही पोर्टफोलियो है, ये भी बढ़ेगा। तो इसमें भी हमारा टारगेट ये है कि करीब 30% हमारी बुक्स का हम नॉन पावर इंफ्रा में खेलें। तो 10 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ रिन्यूअल में चला गया, 3 लाख करोड़ नॉन पावर इंफ्रा में, और बाकी जो 4 लाख करोड़ है वो हमारे कन्वेंशनल पावर में हो जाएगा। ओके, तो 3 लाख करोड़ का रिन्यू में। एक चीज, चूंकि रिन्यू आपका नया तो उसमें थोड़ा समय, रिन्यू में क्या क्या चीज आपकी कवरेज में है? टीएनडी भी क्या है उसमें, स्टोरेज भी है? क्योंकि उससे फिर आपके मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। उसमें है आपका सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे, विंड पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स होंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, जो है ना। और इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी आई है अभी, हाइड्रोजन पावर, वो होगा। तो ये मोटा मोटी 5। इसके अलावा हाँ, ई व्हीकल वो भी आएगा, जो हम जो चार्जिंग स्टेशन वो कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चार्जिंग स्टेशन है। इवन ट्रांसपोर्टेशन का जो ई व्हीकल है, ये भी, मतलब जो कार वगैरह और या बसेस वगैरह चलेंगी ऑन बैटरी टेक्नोलॉजी, ये भी रिन्यूएबल में आएगा। तो अजय सर, फिर तो आप बहुत ही इंटेंस कंपटीशन में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ये सारे काम कर रही हैं और आप भी उन सब में जोर आजमाइश करना चाहते हैं। सवाल मेरा यहाँ पे कि कंपटीशन में तो जाना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन करंट मार्जिन्स को आप मेंटेन कर पाएंगे 2030 तक, जो आप 10 लाख करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं? जी, सो इसमें कंपटीशन देखिए, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म फंडिंग होती है, तो बैंक से कंपटीशन तो है, लेकिन सारे बैंक्स इसमें इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनके सेक्टोरल लिमिट्स भी हैं, और प्लस उनका एएलएम भी लॉन्ग टर्म जाने के लिए इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, एसबीआई जैसे बैंक्स हैं, ये लोग डेफिनेटली इस पेयर में आते हैं। कंपटीशन तो थोड़ा बहुत जरूर आएगा, तो हम आएंगे। मार्जिन्स का जहां तक सवाल है, देखिए हम लोग एसेट क्वालिटी भी अच्छी रखना चाहते हैं, तो इसके लिए मार्जिन्स में हम थोड़ा बहुत जरूर, हमारा देखिए, पहले एक टाइम था जब हमारा निम 4% होता था, तो हमारा टारगेट ये है कि हम निम को 3.5 तक रखें। तो 3.5 का निम मेरे ख्याल से विद द ग्रोथ, बाकी ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं, गुड एसेट क्वालिटी, गुड डिसबर्समेंट, तो उसके साथ 3.5 का हमारे हिसाब से वो ठीक ठाक बैठेगा। ओके अजय सर, चूंकि ब्याज दरें बहुत बढ़ रही हैं यूएस में, आप देखिए रोज बॉन्ड यील्ड एक न्यू हाई की तरफ पहुंच रही है, ये थोड़ी चिंता बढ़ा रही है आपकी, और कैसे अपने आप को हेज कर रहे हैं आप? हाँ जी, ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यूएस डॉलर में, वहाँ यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो वो एक मार्केट है जो हमारे लिए थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो जापानीज येन है, वो वाला मार्केट एक अच्छा मार्केट है। अभी भी वहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो वो हम उस मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। प्लस ये जो यूएसडी वाला मार्केट भी है, इसमें चूंकि हम AAA रेटेड हैं, तो हमें जिस रेट पे मिल रहा है, और हेजिंग कॉस्ट अभी कम हुई है, ये अनुमान किया जा रहा है कि रुपी आगे चल के स्ट्रांग होगा, तो इसलिए जो हमें स्वैपिंग कॉस्ट है वो कम होगा। तो हमें वहां पर भी करीब 7-7.25% के आसपास में पैसा मिल रहा है। हमारा जो बुक्स है, हम क्योंकि इतना रिस्क नहीं लेते हैं, हमारा 91% हमारा जो फॉरेन करेंसी का पोर्टफोलियो है, जो कि आज करीब $13 बिलियन से करीब 75,000 करोड़ का हमारा जो फॉरेन करेंसी है, इसमें 91% हमने हेज कर लिया है, तो वहाँ कोई रिस्क नहीं है। 9% बाकी है, वो उसमें कोई बहुत ज्यादा खतरे वाली। तो अजय सर, क्या आपने 2-3 साल वाला रीसेट क्लॉज डाल रखा है क्या इसमें, सारे जो रिन्यू वाले लोन्स हैं, जिससे कि आपको हेज करने में आसानी रहे? और दूसरा एक सवाल, आप कह रहे हैं कि हमारी अपनी करेंसी स्ट्रांग होगी। सर,
बड़ा मुश्किल है, मतलब आरबीआई के सामने भी एक चैलेंज होगा, कब तक वो अपने को डिफेंड करेंगे बेच बेच के। हाँ मतलब देखिए, क्योंकि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, तो थोड़ा सा चैलेंज तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि रिक्वायरमेंट फंड्स की ज़्यादा है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि अब इंडिया का बॉन्ड भी अब बाहर लिस्टेड हो रहा है, इंडिया का डोमेस्टिक बॉन्ड्स भी। तो चूंकि पैसा आएगा ज़्यादा यहाँ पर, तो करेंसी स्ट्रांग होगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। अभी एक सिचुएशन है जहाँ तेल के दाम भी थोड़े बढ़े हुए हैं और इंटरेस्ट रेट यूएस में भी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम देखते हैं कि डॉलर जो है थोड़ा सा हाइट है। लेकिन जो बाकी फंडामेंटल्स हैं इंडिया के, वो चूंकि स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि आगे चल के रुपी थोड़ा स्ट्रांग होगा। सर आपका इस समय एनपीए कितना है और करंट क्वार्टर में रिजॉल्व होने की क्या संभावना है, उम्मीद है? देखिए, हमारा जो टोटल एनपीए है वो ग्रॉस एनपीए 3.28 करोड़ था लास्ट क्वार्टर तक, और नेट एनपीए है वो 0.97% है। तो हमारा जो ये है कि हम इन सबको रिजॉल्व कर दें तो जल्दी जल्दी इस साल हमने हमारे 14,800 करोड़ के जो हमारा एनपीए है, इसमें से 7,000 करोड़ हम इस साल करना चाहते हैं। अब वो कैसे कैसे किस किस क्वार्टर में होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हमारा 1,000 करोड़ के करीब करीब बिल्कुल मैच्योर्ड है, लेकिन अब चूँकि वो प्रोसेस है एनसीएलटी का, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो होता है, तो उसमें थोड़ा सा कई बार वक्त लग जाता है। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि इस साल हम 7,000 करोड़ हम इसको वो कर दें, क्लियर कर दें, और नेक्स्ट ईयर 24-25 में हम बाकी का भी क्लियर करते हैं। हमने देखिए 7 क्वार्टर से कोई नया एनपीए क्रिएट नहीं किया है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हम लोग ऐसे ही मेंटेन करना चाहते हैं, एसेट क्वालिटी पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा, ताकि हम नए एनपीए तो ना बनाएं, और पुराने को हम बाई मार्च 25 हमारा टारगेट है कि हम इसको क्लियर करते हैं। ये बहुत कमेंडेबल था सर कि आपका कोई भी एनपीए पिछले 7-8 क्वार्टर से निकल के नहीं आया, और 4.5 लाख करोड़ की बुक में बहुत छोटा है, 15,000 करोड़ के आसपास है। एक सवाल और सर, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें था कि 2030-32 तक जो बड़े पावर प्लांट हैं, बड़े पावर कंपनीज है लाइक एनटीपीसी वगैरह, इनको अब धीरे धीरे अपने थर्मल से रिन्यू की तरफ स्विच करना पड़ेगा, और वो अपने प्लांट उनको रिटायर करने पड़ेंगे, और करेंगे भी वो। क्या ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है जिसकी तैयारी आपको आज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पूरी एनर्जी बास्केट में। इवन फॉसिल फ्यूल जो हमारा पेट्रोल डीजल वाला, ये भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। इसके लिए कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं? ये तो भी आपने एक बड़ा वॉलपॉक मुझे टारगेट बताया कि 10 लाख करोड़ तक की आप फाइनेंसिंग करना चाहते हैं 2032 तक। जी देखिए नीरज जी, इसमें क्या है कि अभी फिलहाल थर्मल पावर जो है ना, वो बेस लोड प्रोवाइड करता है। आप अगर देखें तो सोलर और विंड जो बहुत ज़्यादा पुश हो रहा है अभी, उसमें एक इंटरमिटेंसी है। देखिए, रात को सोलर जनरेशन नहीं है जब डिमांड एक्चुअली बढ़ती है, और विंड भी स्टेबल वेरिएबल नहीं है, तो आपको एक बेस लोड चाहिए होता है पावर अवेलेबिलिटी के लिए और ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए भी। हमारे पास क्या ऑप्शन है? हाइड्रो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने में जो चैलेंजेस है हमको सबको पता है। पंप स्टोरेज सोल्यूशन में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, और गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा पुश भी कर रही है। तो वहाँ पर भी लेकिन वहाँ पर भी अगेन थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा हो जाता है, और अच्छे लोकेशंस चाहिए। और नई टेक्नोलॉजीज़ में जो गेम चेंजर माना जा रहा है, पोटेंशियल गेम चेंजर, वो हाइड्रोजन है। लेकिन अब वो अभी आज की डेट में तो कम्प्लीटली अनवायबल है। तो जब तक हमारे पास एडिक्वेट और अफोर्डेबल, जैसे कहते हैं, कि वो पावर नहीं रहेगा, तब तक देखिए थर्मल तो रहेगा, थर्मल को रहना पड़ेगा बेस लोड। और डिमांड बढ़ रही है, और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे पुराने प्लांट फेज आउट हो रहे हैं, तो ये बेस लोड आएगा कहाँ से? तो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें तो थर्मल ही आएगा, और करीब, जहाँ तक मुझे मालूम है, करीब 50 गीगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स अभी नए प्लान हुए हैं, जो कि अगले 4-5 साल में आ जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर। अभी तो मैं एनटीपीसी की रिपोर्ट पढ़ा, वो तो बहुत मैसिवली आगे जा रहे हैं थर्मल में। तो नो डाउट आपकी बात सही है, कम से कम अभी एक डेकेड लगेगा ट्रांजिशन होने में, जो कि इतनी डिमांड इंडिया में बढ़ रही है
कि आप उसको बिना थर्मल के कैटर कर नहीं सकते, और स्टोरेज की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सोलर में कि आपके लिए कोई चॉइस है नहीं यहाँ पे। अजय सर, बहुत मज़ा आया बातचीत करके, और हम लोग नतीजों के बाद एक बार फिर से बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपका कोई नया एनपीए अब नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।